नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को चौतरफा घेरने का प्लान। लद्दाख के बाद अब एलएसी के मध्य पूर्व क्षेत्रों में K9 होविट्जर तैनात करेगी भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, K9 होविट्जर तोप तैनात करने वाली है सेना। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को लेकर पुतिन और मोदी सरकार ने पकड़ी अलग राह। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन को भारी पड़ रही अपनी आक्रामकता, कई देश के लोगों ने ड्रैगन को अपने लिए माना गलत। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे कि योगी के नामांकन से पहले अमित शाह ने भरी 300 पार की हुंकार। उत्तर प्रदेश चुनाव में बोले कि बीजेपी फिर दोहराएगी इतिहास। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आधी रात चुनाव प्रचार करने पर अखिलेश यादव व जयंत सहित 402 लोगों पर मुकदमा कर दिया गया दर्ज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके 3000 लाइक का टारगेट पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन को चौतरफा घेरने का प्लान। लद्दाख के बाद अब एलएसी के मध्य पूर्वी क्षेत्र में K9 होविट्जर तैनात करेगी भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र होविट्जर तोप को सफलतापूर्वक तैनात और परीक्षण करने के बाद यहां पर भारतीय सेना अब चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ों में भी K9 होविट्जर तोप को तैनात करने की योजना बना रही है। भारतीय सेना ने पिछले साल मार्च अप्रैल के समय सीमा में पूर्वी लद्दाख सेक्टर के साथ लद्दाख में मेड इन इंडिया तोप को तैनात किया था। माना जाता है कि भारतीय सेना के इस कदम को उन क्षेत्रों में बहुत प्रभावी पाया गया जहां वो तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं और अग्रिम क्षेत्रों में जल्दी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को लेकर पुतिन और मोदी सरकार ने पकड़ी अलग राह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजिंग शुक्रवार को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक पखवाड़े तक चलने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022 का भव्य उद्घाटन हो चुका है। भारत ने बीजिंग ओलंपिक का जहां राजनयिक स्तर पर बहिष्कार कर दिया है, वहीं इस उद्घाटन समारोह में भारत के करीबी सहयोगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हो रहे हैं। भारत ने गुरुवार को कहा कि वो उद्घाटन और समापन समारोह में आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। दरअसल चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प में शामिल एक चीनी कमांडर को ओलंपिक में टॉर्च बियरर बनाया है और इसी बात को लेकर भारत ने ये फैसला किया है कि खेलों का राजनयिक स्तर पर बहिष्कार करेगा। भारत का कहना है कि चीन ने ऐसा करके खेल को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को भारी पड़ रही अपनी आक्रामकता, कई देशों के लोगों ने ड्रैगन को अपने लिए माना गलत। जी हां दोस्तों, चीन के बढ़ते कदमों की आहट से जहां दुनिया के कई देश परेशान हैं, तो वहीं एक सच्चाई ये भी है कि उसकी करगुजारियों की बदौलत विश्व में उसकी साख भी गिर गई है। विश्व में के कई देशों में किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के दौरान लोगों के मन में चीन को लेकर जो धारणा बनी है वो सही नहीं रही है और यही वजह है कि इस दौरान उसकी साख में कमी आई है। वहीं AFP की खबर के मुताबिक पार रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट इस संबंध में बेहद खास है और इस सर्वे में यूरोप, कनाडा, एशिया के देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के नामांकन से पहले अमित शाह ने भरी 300 पार की हुंकार, बोले भाजपा फिर दोहराएगी इतिहास। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले गोरखपुर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने यूपी में एक बार फिर बीजेपी के लिए 300 पार की हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भाजपा इतिहास दोहराने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया है। योगी जी के नामांकन करने के साथ ही फिर से एक बार भाजपा यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे यूपी में आगे बढ़ रही है। विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको तो लगता है कि कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई हैं, लोगों के बीच जाना नहीं पड़ रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया जो प्रचार करना है कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। भाजपा को फिर से 300 के पार सीटें
मिलने वाली है। अमित शाह ने आगे कहा कि 2 साल तक योगी जी ने यहाँ सुशासन की नींव डालने का काम किया। उसको देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे विपक्षी दलों ने एकत्र होकर महागठबंधन बनाया और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि 300 पार इस बार भाजपा करने वाली है। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। आधी रात चुनाव प्रचार करने पर अखिलेश यादव व जयंत सहित 402 लोगों पर हो गया है मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बृहस्पतिवार प्रचार के लिए दादरी विधानसभा आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल जयंत चौधरी सहित 402 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों नेताओं ने आचार संहिता व कोविड नियमों का उल्लंघन किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दादरी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए बृहस्पतिवार आधी रात अखिलेश यादव व जयंत चौधरी दादरी पहुंचे थे और तय कार्यक्रम से 8 घंटे की देरी से दादरी पहुंचे दोनों नेताओं का समाजवादी व राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नेताओं को गदा व फरसा भेंट किया था। रोड शो के दौरान करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लग गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। तवांग शहर में फहराया गया देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा 104 फीट लंबा है राष्ट्रीय ध्वज। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के नगंगपा नटमे में 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग शहर में फहराया गया और ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। दिलचस्प बात यह है कि इस ध्वज को तवांग शहर में कहीं से भी देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइकिल रखो नुमाइश में कमल खिलेगा 22 में अनुराग ठाकुर ने दिया यूपी चुनाव में नया नारा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि अपराधी छवि वाले कभी गरीबों का उत्थान नहीं कर सकते, इसीलिए गरीब भी कहता है कि जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। मोदी योगी का जोर है, यूपी में विकास चारों ओर है, बीजेपी ट्रिपल सेंचुरी लगाने की ओर है। नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, ना आएगी मायावती ना आएंगे अखिलेश। और उन्होंने चुनाव में नया नारा देते हुए कहा कि साइकिल रखो नुमाइश में कमल खिलेगा 22 में। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज। भारी बारिश के चलते अगले 24 घंटे इन राज्यों पर रहेंगे भारी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी महीने के खत्म होने के साथ ही मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई इलाके जहां शीतलहर के साथ भारी ठंड झेल रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में आने वाले मौसम पूर्वानुमान पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में शीत से गंभीर शीत दिन रहने की बात की है, तो गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना भी जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि वेदर अपडेट को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 फरवरी को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज एवं बिजली के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की व मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण कमी आएगी। विभाग ने खास तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की नापाक कोशिशों पर लगेगी लगाम। उत्तरी और पूर्वी कमान में नए कमांडर कर दिए गए तैनात। जी हाँ दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने उत्तरी और पूर्वी कमान में कुछ बदलाव किए हैं। मंगलवार को इन दोनों कमानों में नए कमांडर की नियुक्ति की गई है। खास बात यह है कि चीन के साथ सीमा पर उत्तरी और पूर्वी कमान रक्षा करती है और भारत और चीन के बीच करीब 21 महीनों से तनाव भी जारी है और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच 41 दौर की सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का
कार्यभार संभाला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भारत से रिश्ते नहीं खराब करेंगे, तालिबान का इमरान खान को संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर दो टूक संदेश दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत समेत इस पूरे इलाके के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है और एक देश के अनुरोध पर दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। और इसके साथ ही तालिबान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखेगा। इससे पहले पाकिस्तानी एनएसए ने अफगानिस्तान यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान में टीटीपी को बढ़ावा देने के लिए भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। वहीं तालिबान सरकार के प्रवक्ता और उप सूचना और संस्कृति मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों के ही साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तालिबान ने कर दी है बेइज्जती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी का अंत, शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक दहशतगर्द कर दिया गया ढेर। जी हाँ दोस्तों, शोपियां जिले के नौपोरा नादिगाम में आतंकियों की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया गया और कई लोगों से पूछताछ भी की गई। और इस बीच जब एक इलाके में सुरक्षा बल पहुंचे तो वहां मौजूद आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक एक आतंकी मारा गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिल रही थी और संयुक्त अभियान चलाया गया। और इससे पहले 27 जनवरी बुधवार को शोपियां जिले में ही चक नौगाम इलाके में मुठभेड़ हुई थी। कई घंटे तक चली फायरिंग में 3 जवान घायल हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी समेत 2 आतंकी मौके से भाग निकले। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में अभियान चल रहा था और नौगाम इलाके में एक इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। गहराता संकट, रूस यूक्रेन तनाव के बीच यूरोप में और सैनिक भेज रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। बजट में देश को आधुनिकता की दिशा में बढ़ाने के कई कदम, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वो बजट को लेकर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बोल रहे थे। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बड़े बदलाव हुए थे, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था, उसी तरह कोरोना के बाद भी चीजों के पूरी तरह से बदलने की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसा नहीं होगा जैसी कोरोना से पहले थी। पीएम मोदी ने इस दौरान बजट के फैसले की भी सराहना की और कहा कि बजट के फैसले भारत को आधुनिकता के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जरूरी है कि ये समय नए संकल्पों की सिद्धि बने और ये बहुत ज़रूरी है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है उसका स्वागत हुआ है और इस बजट में आधुनिकता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 7 वर्षों में जो फैसले लिए गए हैं, नीतियां बनी और पहले की नीतियों की गलतियां सुधारी गई। इसकी वजह से आज अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का जलवा, यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ फिर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। सभी दलों ने अपने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं सर्वे एजेंसियों की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। लगभग सभी में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे अधिक दिख रही है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में शामिल अधिकांश लोग उनके कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि वो दोबारा यूपी की कमान उनकी हाथों में देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कैसे और कब तक भारत बनेगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक खास बातचीत के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी अहम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि बजट 2022-23 को किस उद्देश्य से तैयार किया गया था और वो भारत को कहां तक पहुंचते देखना चाहती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर भी उन्होंने अपना नजरिया रखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 से 25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की
की इकोनॉमी बनाने के बारे में बात की थी और उसको लेकर अब क्या कहा जा सकता है, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बेशक महामारी ने हमें थोड़ा नीचे की तरफ खींचा है, लेकिन अगर हम 7-8 साल पहले से आज की तुलना करें तो भारत बेहतर स्थिति में है और उस समय हमारी जीडीपी, एफडीआई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और हमारे निवेश का स्तर खास नहीं था। इन सब के संदर्भ में बात करें तो 7 से 8 साल पहले के मुकाबले हम फिलहाल लगभग 2.5 गुना बेहतर हैं और अब भी कोरोना महामारी से निकलने के बाद भी 2.5 गुना बेहतर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में पाकिस्तान आतंकी हमले पर मौन रहे मनमोहन, अमित शाह का तंज। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है और पाकिस्तानी आतंकवादी हमले के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमले पर मनमोहन सिंह मौन रहते थे और उनके कान पर जू नहीं रेंगता था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15+ किशोरों को दूसरी डोज का वक्त आ गया, वैक्सीन लगवाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को पत्र। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज देने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को लिखे लेटर में कहा गया है कि किशोर की दूसरी खुराक का वक्त आ गया है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते सभी बच्चों को दूसरी खुराक दी जाए और इसके लिए जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको तेजी से दुरुस्त किया जाए। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 15 से 18 साल के किशोर के टीकाकरण की दूसरी खुराक समय पर सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष के ग्रुप के लिए वैक्सीन कोवैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी पहली और दूसरी डोज के अंतराल में 28 दिन का अंतर होना चाहिए। इस तरह से 3 जनवरी को वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले किशोर 31 जनवरी से दूसरी डोज लेने के लिए पात्र हो गए हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिहाज से वैक्सीन की दोनों डोज को निर्धारित टाइम शेड्यूल में पूरा करना भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवादी हमलों से लग रही है इमरान खान सरकार की साख में सेंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत में हुए भयानक दहशतगर्द हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है और इस हमले ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार की शासन क्षमता पर नए सिरे से गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रणनीति अपनाने में नाकाम रहने के इल्जाम लग रहे हैं और इस हमले की खबर उसी रोज आई जिस दिन पाकिस्तान के गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि देश में अगले 2 महीने में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उधर इमरान खान सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अभी भी अफगानिस्तान की जमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के खिलाफ नेपाल की जनता ने की बगावत, ड्रैगन के विरोध में सड़कों पर उतरे नेपाली देश के आंतरिक मामलों में दखल से हैं खफा। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ नेपाल के लोगों ने आवाज उठाई है। आपको बता दें कि चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। बता दें कि चीन ने अब नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल देना शुरू कर दिया है, जिसके विरोध में नेपाल की जनता ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को नेपाल के सियासी तबकों से लेकर आम लोगों तक ने चीन के खिलाफ देश के नागरिक समाज ने नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप और उत्तरी सीमा के इलाके में अतिक्रमण को लेकर नेपाल के राष्ट्रीय एकता अभियान ने विराटनगर, मोरंग और खबरहूब में प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल की यात्रा पर आए थे। इसके बाद से चीन नेपाल के राजनीतिक और सरकारी एजेंडे को निर्देशित करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां चीन एक निश्चित प्रकार का लाभ उठाता है। वहीं अब चीन की हरकतों के बाद बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय एकता अभियान के सदस्यों ने महेंद्र चौक से विराटनगर के भट्टा चौक तक मार्च निकाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति बाइडेन ने दी रूस को जवाबी हमले की चेतावनी, 27 रूसी राजनयिकों को अमेरिका से निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, रूस की यूक्रेन के संबंध में नाटो देशों की दी गई शर्तें ठुकराने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करके उनके देश की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बाइडेन ने कहा कि यदि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो अमेरिका इसका जवाब देने को तैयार है। इससे पहले बाइडेन ने रूस के 27 राजनयिकों को
अमेरिका से निकालने की घोषणा की। अमेरिका ने 27 रूसी राजनयिकों को निकालने की कार्रवाई रूस की शर्तें ठुकराने के तुरंत बाद की। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन और जेलेंस्की ने यूरोपीय सुरक्षा पर समन्वित राजनयिक प्रयासों के बारे में चर्चा की और यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कुछ भी नहीं के सिद्धांत को रेखांकित किया। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।